दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 3 का अध्याय 10 दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। दोस्तों औपनिवेशिक काल में कला का किस प्रकार से विकास हुआ, भारतीय लोक कला और ब्रिटिश कालीन जो कलाएं थीं उनमें कैसे परिवर्तन हुआ, उनका कैसे विकास हुआ भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप किसी कलाकृति, किसी पेंटिंग, मूर्ति शिल्प आदि को देखते हैं तो संभवतः ये बात साफ दिखाई नहीं देती कि ज़्यादातर दूसरी चीज़ों की तरह कला भी अपने चारों तरफ की दुनिया से प्रभावित होती है। तो सभी चीज़ें अपने आसपास परिवेश से प्रभावित होती हैं और उसी प्रकार जब हम किसी पेंटिंग, मूर्ति शिल्प या किसी कलाकारी को देखते हैं तो ये स्पष्ट है दोस्तों कि सभी चीज़ें वो आसपास या चारों तरफ की दुनिया से प्रभावित होती हैं। और दोस्तों आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप जो देखते हैं वही आपके विचारों को भी प्रभावित करता है। और इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि औपनिवेशिक काल के दौरान दृश्य कलाओं की दुनिया में क्या बदलाव आए और ये जो बदलाव आए ये उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के व्यापक इतिहास से किस तरह से जुड़े हुए थे। यानी अपनी समकालीन परिस्थितियों से हर कोई प्रभावित होता है और जो भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के तत्व थे उनसे ये कलाएं भी प्रभावित हो रही थीं। दोस्तों औपनिवेशिक शासन में कई तरह के कला रूपों, शैलियों, सामग्री और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। इन्हें भारतीय कलाकारों ने संभ्रांत और जनसाधारण दोनों हलकों के अपने अपने स्थानीय ग्राहक और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। और आप ये पाएंगे कि जिन दृश्य कलाओं को आप आज सहज स्वाभाविक मान लेते हैं उनमें से बहुत सारी कलाओं का जन्म उसी काल में हुआ था जिसका हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो बुर्जियों, मीनारों और मेहराबों वाली भव्य सार्वजनिक इमारतें, कोई मनोहारी भूदृश्य, किसी तस्वीर में यथार्थपरक मानव छवि या किसी देवी देवता की तस्वीर, मशीनों द्वारा असंख्य मात्रा में छापी गई तस्वीरें आदि इसी तरह के उदाहरण हैं। इस इतिहास को समझने के लिए हम मुख्य रूप से पेंटिंग और छापे बनाने से संबंधित तकनीक में आए बदलाव पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से जो पेंटिंग थी उसको प्रिंटिंग प्रेस में निकाला गया और प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा इनका विकास किया गया। यहाँ पर देखिए एक चित्र है राजा रवि वर्मा जो भारत के महान चित्रकार माने जाते हैं, उनके द्वारा दमयंती का बनाया गया एक चित्र है। किस प्रकार से वो हंस के सामने ठुड्डियों पर अपना हाथ टिकाकर वो बैठी हुई हैं। ये चित्र अत्यंत ही जीवंत प्रतीत होता है। आइए देखते हैं साम्राज्यवादी युग की कलाओं के नए रूप। दोस्तों 18वीं शताब्दी में यूरोप के बहुत सारे कलाकार जो थे वो अंग्रेज व्यापारियों और शासकों के साथ भारत आने लगे थे और ये कलाकार चित्रकारी की नई शैलियाँ और नई परंपराएं भी अपने साथ लाए थे। उन्हें इस तरह की तस्वीरें बनाई उन्होंने जो यूरोप में बेहद लोकप्रिय हुई और जिन्होंने पश्चिम में भारत की छवि गढ़ने में अहम भूमिका अदा की थी। यूरोपीय कलाकार जो थे वो अपने साथ यथार्थवाद यानी रियलिज्म का विचार लेकर आए थे और यह विचार इस मान्यता पर आधारित था कि कलाकारों को अपनी आँखों से देखी चीज़ों को गौर से देखना चाहिए और उन्हें यथावत चित्रित करना चाहिए। तो यथार्थवाद एक विचारधारा है, आदर्शवाद दूसरी विचारधारा है। तो यथार्थवाद में जो रियल चीज़ें हैं जो आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं उनको चित्रित करने का जो कार्य था वो यथार्थवादी विचार के चित्रकारों का था। दोस्तों कलाकार जो भी बनाएंगे वह असली और जीवंत दिखना चाहिए, ये यथार्थवाद का मूल है। यूरोपीय कलाकार तैल चित्रों की तकनीक भी अपने साथ लाए थे। इससे पहले तक भारतीय कलाकार इस तकनीक से बहुत परिचित नहीं थे। तैल चित्रों से यहाँ के कलाकारों को असली जैसी तस्वीरें बनाने में काफ़ी मदद मिली। भारत आने वाले सभी यूरोपीय कलाकार एक जैसी चीज़ों से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने जिन विषयों पर तस्वीरें बनाई वे भी अलग अलग थीं, लेकिन प्रायः इन तस्वीरों में ब्रिटेन, उसकी संस्कृति, उसके लोगों की श्रेष्ठता पर जोर दिखाई देता था। और आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार साम्राज्यवादी कला के मुख्य रुझान थे, कैसे मुख्य रुझान साम्राज्यवादी कला के थे उनके बारे में जानते हैं। तो पहला रुझान ये था मनोहारी दृश्यों की चाह। दोस्तों एक प्रचलित साम्राज्यवादी परंपरा मनोहारी भूदृश्यों को
चित्रित करने की थी। मनोहारी का क्या अर्थ है? तो मन को हरने वाला या मन को मोह लेने वाला, ये मनोहारी होता है। दरअसल ये जो चित्र शैली थी, इसमें भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सैलानियों को पड़ताल करनी थी। इसका भूदृश्य उबड़ खाबड़ तथा जंगली और मानवीय हाथों से अनछुआ दिखता था। टॉमस डेनियल और उनके भतीजे विलियम डेनियल इस परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। वे 1785 में भारत आए और कलकत्ता से उत्तरी और दक्षिणी भारत की यात्रा करते हुए 7 साल तक यहाँ रहे। उन्होंने भारत में ब्रिटेन के 9 विजित प्रदेशों की कुछ बेहद आकर्षक तस्वीरें बनाई और कैनवास पर बने उनके विशाल तैल चित्रों को ब्रिटेन में चुनिंदा लोगों के बीच प्रदर्शित किया जाता था। उनके उत्कीर्ण चित्र ऐसे चित्र होते हैं जो लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाए जाते हैं। तो उन कलाकारों या उन चित्रकारों के उत्कीर्ण चित्रों की एल्बम ब्रिटेन के लोग बड़े चाव से खरीदते थे, क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानना चाहते थे। यहाँ पर देखिए चित्र 2 जो दिया गया है, ये गाजीपुर में गंगा के किनारे स्थित खंडहर है। ये टॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया एक तैल चित्र है 1791 में। चित्र 2 में जो डेनियल बंधुओं द्वारा बनाए गए नयनाभिराम चित्रों का एक बढ़िया उदाहरण है। इसमें एक जमाने की भव्य इमारतों के खंडहर दिखाई दे रहे हैं। ये इमारतें अतीत के वैभव की याद दिलाती हैं और ये एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं जो अब नष्ट हो चुकी हैं। चित्र को देखकर ऐसा लगता है मानो यह पतनशील सभ्यता केवल ब्रिटिश शासन के जरिए ही परिवर्तन और आधुनिकता की राह पर बढ़ सकती है। यहाँ पर एक चित्र देखिए, ये कलकत्ता स्थित क्लाइव स्ट्रीट टॉमस और विलियम डेनियल द्वारा बनाया गया ये चित्र है। ये कलकत्ता के क्लाइव स्ट्रीट का चित्र है। दोस्तों, ब्रिटिश भारत के तहत भारत में आधुनिक सभ्यता की स्थापना का यह विचार डेनियल बंधुओं द्वारा बनाई गई 18वीं शताब्दी के आखिरी दिनों में कलकत्ता की असंख्य तस्वीरों में बड़े शक्तिशाली ढंग से सामने आता है। और इस तस्वीरों में आप नया कलकत्ता बनते हुए देख सकते हैं, जिसमें चौड़े रास्ते, विशाल यूरोपीय शैली की इमारतें, यातायात के नए साधन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सड़कों पर जीवन और गहमा-गहमी है, नाटकीयता और उत्तेजना है। दोस्तों, डेनियल बंधुओं ने परंपरागत भारत और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीवन के बीच कितना भारी फर्क दिखाया है, ये आप ऊपर के चित्र और दूसरे चित्र में देख सकते हैं। जो गाजीपुर के गंगा के किनारे का खंडहर है वो प्राचीन भारत का है, और दूसरा जो कलकत्ता का निर्माण होते हुए आप देख सकते हैं। इन दोनों चित्रों में बहुत अधिक फर्क दिखाया गया है। भारत के परंपरागत जीवन को पूर्व आधुनिक, परिवर्तनहीन और गतिहीन दिखाया गया है। उसमें जो है फकीर, गाय और नदी चलती नौकाएं दिख रही हैं। इसके अलावा जो ये लास्ट चित्र कलकत्ता का है, उसमें ब्रिटिश शासन के तहत आधुनिकीकरण की छवि दिखाई देती है और तेजी से क्या बदलाव हो रहे हैं उन पर जोर दिया गया है। ब्रिटिश जो चित्रकारी थी या कला का विकास था, उसमें दूसरा जो था कि वो प्राधिकार का चित्रण करते थे। औपनिवेशिक भारत में बेहद लोकप्रिय होने वाली एक और कला शैली रूप चित्रकारी थी। तो रूप चित्रकारी क्या होता है दोस्तों? रूप चित्र किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र होता है जो उसके चेहरे और हाव भाव पर इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है, और रूप चित्रण जो है वो पोर्ट्रेट बनाने की कला होती थी। दोस्तों, ब्रिटिश और भारतीय दोनों देशों के अमीर और ताकतवर लोग किरमिच पर यानी कैनवास पर अपनी छवि देखना चाहते थे। छोटे आकार के रूप चित्र बनाने की मौजूद भारतीय परंपरा के विपरीत औपनिवेशिक रूप चित्र जो थे वो आदमकद आकार के होते थे और बिल्कुल सच्चे लगते थे। रूप चित्रण की यह नई शैली इस साम्राज्य की वजह से पैदा हो रही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब को दर्शाने का एक आदर्श साधन थी। जैसे जैसे रूप चित्रकारी लोकप्रिय होती गई, बहुत सारे यूरोपियन चित्रकार जो थे लाभदायक काम की तलाश में भारत आने लगे। योहान जोफनी यूरोप से आने वाले सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे। उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और बाद में वो इंग्लैंड जाकर बस गए थे। 1780 के दशक के मध्य में वे 5 साल के लिए भारत आए थे। जोफनी द्वारा यहाँ पर जो बनाए गए चित्र हैं, इसमें देखिए किस तरह से इसमें भारतीय नौकर और औपनिवेशिक बंगलों के लंबे चौड़े लान देख सकते हैं। इसमें भारतीयों को दब्बू और कमतर हैसियत में दिखाया गया है।
वे अपने गोरे स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों को श्रेष्ठतर और मालिकों के अंदाज में दिखाया गया है। वे अपने कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं, शाही अंदाज में खड़े हैं या फिर ऐश्वर्य भरा दंभपूर्वक जीवन जीते हैं। भारतीय लोग ऐसे चित्रों के केंद्र में कभी नहीं दिखते थे। वे आमतौर पर धुंधली पृष्ठभूमि में ही दिखाई देते थे। यहाँ पर देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स और उनकी पत्नी बेल्वेडेयर एस्टेट की पृष्ठभूमि में बनाया गया पोर्ट्रेट है योहान जोफनी द्वारा। ये 1784 का तेल चित्र है और इसमें भव्य औपनिवेशिक महल को पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं। बहुत सारे भारतीय नवाब भी यूरोपीय चित्रकारों से विशाल तैलचित्र रूप चित्र बनवाने के लिए दोस्तों वो लगे हुए थे। यहाँ पर देखिए, अंग्रेज़ों ने भारतीय दरबारों में अपने रेजिडेंट तैनात किए थे और जो रेजिडेंट थे ये राजाओं की ताकत को नज़रअंदाज करते हुए वे तरह तरह के रियासतों का शासन नियंत्रित करने लगे थे। कुछ नवाबों ने इस दखलंदाजी का विरोध किया, जबकि कुछ ने अंग्रेज़ों की राजनीतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया था। अनेक शासक ऐसे थे जो अंग्रेज़ों की जो राजनीतिक श्रेष्ठता थी उसको स्वीकार कर लिए थे, लेकिन अनेक नवाबों ने जो अंग्रेज़ों द्वारा उनकी दखलंदाजी थी या उनका उपेक्षा किया जा रहा था उसका उन्होंने विरोध किया। वे अंग्रेज़ों के साथ कुछ ऐसे थे जो मेलजोल करना चाहते थे, उनकी शैलियों और रुचियों को अपनाना चाहते थे। मोहम्मद अली खान इसी तरह के एक नवाब थे। 1770 के दशक में अंग्रेज़ों के साथ हुए एक युद्ध के बाद वह ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर आश्रित हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टिली कैटल और जॉर्ज विल्सन नाम के दो यूरोपीय कलाकारों के अपने रूपचित्र बनाने का जिम्मा सौंपा और ये पेंटिंग इंग्लैंड के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को भेंट की। नवाब मोहम्मद अली अपनी राजनीतिक सत्ता गंवा चुके थे, परंतु इन रूप चित्रों में वह खुद को एक शाही और रोबीले अंदाज में देखकर खुश हो सकते थे। यहाँ पर देखिए, विल्सन द्वारा बनाए गए उनका चित्र, जिसमें आप समझ सकते हैं कि नवाब किस मुद्रा में चित्र बनवा रहे हैं और अपने शाही अंदाज को उन्होंने किस तरह से दर्शाया है। ये आरकट के नवाब मोहम्मद अली खान का चित्र है जो 1775 में जॉर्ज विल्सन द्वारा बनाया गया तैल चित्र है। दोस्तों, इतिहास को चित्रित करना जो था ये औपनिवेशिक कला की एक अन्य विशेषता थी। साम्राज्यवादी कला की एक और श्रेणी थी जिसे इतिहास की चित्रकारी कहा जाता है और इस शैली के चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप से चित्रित किया जाता था। 18वीं शताब्दी के आखिर और 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इस तरह की चित्रकारी को भारी सम्मान की नज़र से देखा जाता था और वह काफ़ी लोकप्रिय भी थी। भारत में अंग्रेज़ों की जीत ब्रिटेन के इतिहास चित्रकारों के लिए एक उपयोगी सामग्री थी और ये चित्रकार मुसाफिरों के ब्यौरों और रेखाचित्रों के आधार पर ब्रिटिश जनता को दिखाने के लिए भारत में ब्रिटिश कार्रवाइयों की सुंदर छवि तैयार करने की कोशिश करते थे। इन तस्वीरों में भी दोस्तों अंग्रेज़ों का यशगान होता था, उनकी सत्ता, उनकी विजय और उनकी श्रेष्ठता इन चित्रों के केंद्र में थी। इन इतिहास चित्रों में से एक शुरुआती चित्र 1762 में फ्रांसिस हेमन द्वारा बनाया गया था, जिसे लंदन स्थित वॉक्सहॉल गार्डन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था। ये देखिए, प्लासी की जंग के बाद लॉर्ड क्लाइव मुर्शिदाबाद के नवाब मीर जाफर से मिलने आए हैं। फ्रांसिस हेमन द्वारा चित्रित ये तैल चित्र 1762 का बनाया गया है कि किस प्रकार से लॉर्ड क्लाइव मुर्शिदाबाद में नवाब मीर जाफर से मिलने के लिए आए हैं। दोस्तों, ये जो चित्र था ये अंग्रेज़ों ने कुछ ही समय पहले प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को मुर्शिदाबाद का नवाब बनाया था और अंग्रेज़ों को यह जीत साजिश से मिली थी और साजिश में मदद देने वाले गद्दार मीर जाफर को नवाब का ओहदा तोहफे में दिया गया था। हेमन द्वारा बनाए गए इस चित्र में आक्रमण और जीत के इस दृश्य को नहीं दिखाया गया है। इसमें मीर जाफर और उनके सैनिकों द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की अगवानी का दृश्य दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रिटिश सैनिक विजय का जश्न श्रीरंगपट्टनम अब श्रीरंगपट्टनम के युद्ध पर आधारित बहुत सारे चित्रों में देखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैसूर का टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से थे और आखिर में 1799 में श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध लड़ाई में उनकी हार हो गई थी। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि चित्रकार ने युद्ध के दृश्य को किस तरह से दिखाया गया है। इसमें अंग्रेज जो हैं, ये अंग्रेज टुकड़ियां किलों पर चारों तरफ से धावा बोल रही हैं और अंग्रेज सिपाही टीपू के सिपाहियों को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं।
श्रीरंगपट्टनम पर धावा रोबर केर पाटर द्वारा बनाया गया ये तेल चित्र पैनोरमा तेल चित्र 1800 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों, टीपू के किले के ऊपर ब्रिटिश झंडा फहरा रहे हैं। यह चित्र ज़बरदस्त उथल पुथल और ऊर्जा से भरपूर है और यह पेंटिंग इस घटना को नाटकीय रंग में पेश करती है और अंग्रेज़ों की जीत को गौरवगान कर रही है। यहाँ पर देखिए, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक चित्रों ने शाही फतह की लोक स्मृतियाँ गढ़ने का भी प्रयास किया और उनकी कोशिश थी कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह अंग्रेज़ों की जीत आम जनता की स्मृति में बनी रहे। उनका मानना था कि इस तरह वे अंग्रेज़ों को अजेय और सर्वशक्तिशाली घोषित कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल सर डेविड बेयर्ड द्वारा सुल्तान टीपू के 100 की बरामदगी ये 4 मई 1799 को की गई थी और डेविड बिल्की द्वारा ये चित्रित तैलचित्र 1839 में किया गया है। दोस्तों, अंग्रेज फौजों का नेतृत्व करते टीपू के दुर्ग पर धावा बोलने वाले जनरल बेयर्ड को इस चित्र के बीचों बीच विजय भाव के साथ दिखाया गया है और लालटेन द्वारा बेयर्ड पर रोशनी पड़ रही है जिससे वह सबको दिखाई दे रहा है। बाएं कोने पर टीपू का 100 पड़ा हुआ है जो नीम अंधेरे में है। टीपू की फौजें हार चुकी हैं, उनके शाही कपड़े फाड़कर फेंक दिए गए हैं और यह पेंटिंग मानो ऐलान कर रही है कि जो अंग्रेजों का विरोध करेंगे उसका यही हश्र होगा। आगे देखिए, दरबारी कलाकारों का क्या हुआ। दोस्तों, जो कलाकार अब तक लघु चित्र बना रहे थे उनका क्या हुआ। भारतीय दरबारों में मौजूद चित्रकारों ने शाही कला की इन नई परंपराओं पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी थी। तो विभिन्न दरबारों में हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग रुझान देख सकते हैं। मैसूर में टीपू सुल्तान ने न केवल जंग के मैदान में जाकर अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का भी विरोध किया। वह स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहन देते रहे और सेरिंगापाटम स्थित उनके महल की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र लगे होते थे। भित्ति चित्र दोस्तों, दीवार पर बने हुए चित्रों को वॉल पेंटिंग या भित्ति चित्र कहा जाता है। यहाँ पर आगे देखिए, एक भित्ति चित्र दिखाया गया है और इस तस्वीर में 1780 में पोलीलूर में हुए उस प्रसिद्ध युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है जिसमें टीपू और हैदर अली की फौजों ने अंग्रेज फौजों को धूल चटाई थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान द्वारा 1780 के पोलीलूर युद्ध में अंग्रेज सेना पर हैदर अली की फतह की याद में सेरिंगापाटम स्थित दरिया दौलत महल के लिए बनवाया गया यह एक भित्ति चित्र है। मुर्शिदाबाद के दरबार में एक अलग रुझान देखने को मिलता है। यहाँ सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर अपनी कठपुतलियों को बैठा दिया था और पहले उन्होंने मीर जाफर और उसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया। मुर्शिदाबाद रियासत में स्थानीय लघु चित्र कलाकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे अंग्रेजों की अभिरुचियों और कला शैलियों को सीखें। और अगला चित्र जो देखेंगे हम दोस्तों, वह इस बात का उदाहरण है। यहाँ पर ईद के एक जुलूस की तस्वीर दी गई है और 18वीं शताब्दी में आखिर में एक दरबारी कलाकार द्वारा बनाई गई इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद के स्थानीय लघु चित्र कलाकार यूरोपीय यथार्थवाद के तत्वों को अपनाने में लगे थे और इस चित्र में उन्होंने परिप्रेक्ष्य विधि का इस्तेमाल किया है जो नज़दीक और दूर वाली चीज़ों के बीच दूरी का बोध देती है। परिप्रेक्ष्य विधि चित्रकारी में क्या होती है, तो ये ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं और समानांतर रेखाएं दूर जाकर एक दूसरे में विलीन होती प्रतीत होती हैं। दोस्तों, चीज़ों को जीवंत और असली दिखाने के लिए उन्होंने रोशनी और परछाई का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से परिप्रेक्ष्य विधि का प्रयोग करके ये जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो बड़ी और दूर की चीज़ें छोटी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाने पर बहुत सारी स्थानीय रियासतों का प्रभाव और धन संपत्ति समाप्त हो गई थी और अब ये दरबार ऐसी स्थिति में नहीं रह गए थे कि चित्रकारों का खर्चा उठा सकें और उन्हें दरबार की सेवा के बदले पैसा दे सकें। ऐसे में चित्रकार अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते, उनमें से बहुत सारे चित्रकार अंग्रेज़ों की शरण में जाने लगे थे और इसके अलावा साथ ही भारत आए अंग्रेज अफसरों को ये समझ में आने लगा कि उपनिवेशों में उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा कि इंग्लैंड में था। लिहाजा वे भी ऐसी तस्वीरें बनाना चाहते थे जिनके सहारे वे भारत को समझ सकें। वे भारत में अपने जीवन को यादगार के तौर पर ऐसी चीज़ें चाहते थे जिन्हें पश्चिमी दुनिया के सामने पेश कर सकें। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि स्थानीय कलाकार स्थानीय पौधों और जानवरों की, ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों की, त्योहारों और जुलूसों की, व्यवसायों और दस्तकारी की, जाति और समुदायों की पेंटिंग बनाने लगे
और ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इन तस्वीरों को बड़े शौक से अपने संग्रह में जोड़ लेते थे और इन चित्रों को कंपनी चित्रों के नाम से जाना जाता था। कंपनी चित्रों में जो चित्रकार लघु चित्र बनाते थे उसमें कई प्रकार के चित्र शामिल होते थे, लेकिन सभी कलाकार जो थे वो दरबारी चित्रकार नहीं थे। वे सभी नवाबों के लिए चित्र नहीं बनाते थे। और अब आइए जानते हैं कि दरबार के बाहर क्या हो रहा था। दोस्तों, नई भारतीय लोक कला शैली थी जो दरबार के बाहर अत्यंत प्रचलित थी। यहाँ पर देखिए, ये एक चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र दिया गया है। इस तस्वीर में 3 युगल तंजौर इलाके के अलग अलग धार्मिक समुदायों को दर्शाते हैं और ये तंजौर की एक कंपनी पेंटिंग जो 1830 की है। और इस तरह की कंपनी पेंटिंग्स में लोगों को सपाट पृष्ठभूमि में दिखाया जाता था। इन चित्रों से इस बात का अंदाज़ा नहीं होता था कि ये लोग किस सामाजिक परिवेश में जीते या काम करते थे। ये चित्र केवल ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को इंगित करते थे जिनके जरिए विभिन्न लोगों और समुदायों को बाहर के लोग आसानी से पहचान सकते हैं। जिस तरह कंपनी चित्रों में विभिन्न प्रकार के भारतीय पौधों, पक्षियों और पशुओं को दर्शाया जाता था, उसी तरह मनुष्यों को भी विभिन्न व्यवसायों, जातियों और संप्रदायों के नमूनों के रूप में चित्रित किया जाता था। दोस्तों, नई भारतीय लोक कला के बारे में आइए जानते हैं। 19वीं सदी में क्या हुआ कि भारत के बहुत सारे शहरों में एक नई लोक कला विकसित हुई। बंगाल में कालीकट घाट स्थित मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था। वहाँ के स्थानीय गांव में रहने वाले खर्रा चित्रकार, खर्रा जिन्हें पटुआ कहा जाता था, तो कागज़ के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता था, खर्रा चित्र कहलाते थे। ये कई तरह से हो सकते थे, लेकिन इस अध्याय में हम केवल खर्रा पेंटिंग की बात करेंगे। दोस्तों, जो थे अलग अलग क्षेत्रों में नई लोक कला विकसित हो रही थी। जो कालीकट, कालीघाट स्थित गांव में रहने वाले थे वो खर्रा चित्रकार थे और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पूर्वी भारत के कुमोर और उत्तरी भारत में कुम्हार एक नई कला शैली विकसित करने लगे। वे आसपास के गांवों से 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता आ गए थे और उस समय कलकत्ता एक वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में फैल रहा था। नए नए औपनिवेशिक कार्यालय खुल रहे थे, नई इमारतों और सड़कों का निर्माण चल रहा था, नए बाजार भी खुल रहे थे। शहरों में तरह तरह के नए मौके पैदा हो रहे थे जहां आकर लोग कमा खा सकते थे। ग्रामीण कलाकार भी नए ग्राहकों और नए संरक्षकों की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे। 19वीं सदी से पहले ग्रामीण पटुआ और कुमोर आमतौर पर पौराणिक विषयों पर देवी देवताओं की तस्वीरें बनाते थे। कालीघाट जाने के बाद भी वे इसी तरह का धार्मिक चित्र बनाते रहे और परंपरागत रूप से खर्रा चित्रों की छवियां गोलाकार नहीं बल्कि सपाट हुआ करती थीं। और अब कालीघाट चित्रकार अपनी छवियों में उभार पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनकी तस्वीरें 3D यानी त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल दिखाई देने लगी। लेकिन अभी भी उनकी तस्वीरें यथार्थपरक और जीवंत नहीं थीं। दरअसल शुरुआती कालीघाट चित्रों में मुखर, सुनियोजित, अयथार्थवादी शैली दिखाई देती है, जिससे छवियां विशाल और शक्तिशाली थीं। उसमें रेखाओं, बेवड़रों और रंगों का न्यूनतम प्रयोग किया गया था। तो ये जो चित्रों में बदलाव आया, ये कहीं न कहीं उनके परिस्थितियों, क्षेत्र और नई कला शैली का प्रभाव था। यहाँ पर देखिए, हनुमान और जाम्बवान के बीच एक युद्ध में कालीघाट पेंटिंग में 19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता में कागज़ पर जल रंग द्वारा ये बनाया गया है। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह कलाकारों ने परंपरागत छवियों को भी आधुनिक रूप दे दिया है। इसमें हनुमान जूता पहने हुए हैं जिनका चलन 19वीं शताब्दी में बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, 1840 के दशक के बाद कालीघाट कलाकारों में एक नया रुझान देखने को मिला, जहां मूल्य, मान्यताएं, रुचियां, सामाजिक कायदे कानून, रीति रिवाज इतनी तेजी से बदल रहे थे। ऐसे समाज में रहने वाले कालीघाट चित्रकारों ने भी अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दिया और सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाने लगे। 19वीं सदी के आखिर के बहुत सारे कालीघाट चित्रों में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है और इन चित्रों के माध्यम से ये कलाकार अक्सर इन बदलावों का उपहास करते थे। अंग्रेजी भाषी और पश्चिमी आदतों में रंगे साहिबों की तरह सजे सिगरेट पीते या कुर्सियों पर बैठे लोगों को इन नए शौक का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने पश्चिमी रंग में रंगे बाबू का मजाक उड़ाया, भ्रष्ट पुजारियों की आलोचना की और औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। ये कलाकार अक्सर अमीरों के खिलाफ आम आदमी के गुस्से और सामाजिक तौर तरीकों में आ रहे मामूली बदलावों में पैदा हो रहे भय को अभिव्यक्त करते हैं।
देखिए यहाँ पर दोस्तों हाथी पर बैठकर शेर का शिकार करता एक अंग्रेज काली घाट पेंटिंग में 19वीं सदी के मध्य में ये कलकत्ता में कागज पर जल रंग द्वारा बनाया गया चित्र है। ये पेंटिंग इस बात का बढ़िया उदाहरण है कि पटवा कलाकार भारत में अंग्रेजों के जीवन को किस तरह से देखते थे। उपनिवेश में अंग्रेज शिकार का बहुत शौक रखते थे और उनके लिए यह एक ऐसा खेल था जिसमें वे अपने साहस और मर्दानगी का परिचय कर सकते थे। दोस्तों काली घाट तस्वीरों में बहुत सारी बड़ी संख्या में छापकर बाजारों में भी बेची गईं। शुरुआत में ये तस्वीरें लकड़ी के तख्तों पर खुदाई करके बनाई जाती थीं और इन खुदे हुए ठप्पों पर स्याही लगाकर उन्हें कागज़ पर दबाया जाता था और इस तरह लकड़ी के ठप्पों से जो छापे बनते थे उन पर हाथ से रंग भर दिए जाते थे और एक ही ठप्पे से बहुत सारी तस्वीरें बनाई जा सकती थीं। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में भारत के विभिन्न भागों में प्रिंटिंग प्रेस या छापे खाने लगाए जाने लगे जिनमें और भी ज़्यादा संख्या में चित्र छापे जा सकते थे और इन तस्वीरों को बाजार में बहुत कम कीमत पर बेचा जाता था, यहाँ तक कि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकते थे। दोस्तों लोकप्रिय तस्वीरें केवल गरीब ग्रामीण कालीघाट चित्रकारों द्वारा ही नहीं बनाई जा रही थी। अक्सर मध्यम वर्गीय चित्रकारों ने भी प्रिंटिंग प्रेस लगाए और बाजार के लिए चित्र तैयार किए। उन्हें जीवन अध्ययन यानी कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन, तैल चित्रकारी और छापे बनाने की नई विधियों की ब्रिटिश कला संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता था और कलकत्ता आर्ट स्टूडियो 19वीं सदी के आखिर में कलकत्ता में स्थापित की गई सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेसों में से एक थी और इस प्रेस में प्रसिद्ध बंगाली व्यक्तियों के साथ पौराणिक पात्रों की भी आदमकद तस्वीरें बनाई जाती थीं। ये पौराणिक तस्वीरें यथार्थपरक होती थीं और इन तस्वीरों की पृष्ठभूमि में आकर्षक भूदृश्य, पहाड़ियाँ, झीलें, नदियाँ और जंगल होते थे। दुकानों और सड़क पर लगी अस्थायी दुकानों पर आपने प्रचलित कैलेंडरों में हिंदू देवी देवताओं को ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी और इन तस्वीरों की विशेषता 19वीं सदी के आखिर में मुखर रूप से सामने आई। यहाँ पर देखिए कुर्सी पर बैठा एक बाबू है। ये कालीघाट पेंटिंग 19वीं शताब्दी का चित्र है। इस तरह की पेंटिंग में आप कलाकार के इस भय को साफ देख सकते हैं कि बाबू लोग पश्चिम की नकल करेंगे और स्थानीय संस्कृति की सारी अच्छी चीज़ों को छोड़ देंगे। यहाँ बाबू को एक मसखरे की तरह दिखाया गया है जो ऊंची एड़ी वाला जूते पहना हुआ है और अजीब नोकदार पाए वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है और ये नल दमयंती की कहानी का एक दृश्य है। कलकत्ता आर्ट स्टूडियो द्वारा 1878 से 1880 के बीच में निर्मित किया गया है और ये चित्र देखिए पौराणिक आधार पर बनाया गया है और इस तरह की लोकप्रिय तस्वीरें भारत के अन्य भागों में भी बनाई जा रही थीं। राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के चलते प्रारंभिक 20वीं सदी की जनसाधारण के इस्तेमाल की तस्वीरों में राष्ट्रवादी संदेश दिए जाने लगे थे और इनमें से बहुत सारी तस्वीरों में आप भारत माता को देवी के रूप में देख सकते हैं जो राष्ट्रीय झंडा लिए हुए खड़ी होती थी और कई तस्वीरों में राष्ट्रीय नायक अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा रहे होते हैं, जबकि कुछ तस्वीरों में देवी देवता अंग्रेजों का कत्लेआम कर रहे हैं। तो चित्रों का जो ट्रेंड था वो धीरे धीरे बदलता रहा। समय और परिस्थितियों के साथ 20वीं सदी के जो चित्र थे वो जनसाधारण के लिए इस्तेमाल की गई चित्रों में बँटने लगा। यहाँ पर देखिए काली माता का चित्र है जो कलकत्ता आर्ट स्टूडियो द्वारा 1880 के दशक में निर्मित किया गया और यह 1905 में अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। सिगरेट के एक भारतीय ब्रांड का विज्ञापन है जिसमें आप देवी द्वारा मार गिराए गए दानवों में ब्रिटिश सिपाहियों के सिर देख सकते हैं और इस प्रकार राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए धार्मिक छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत माता का एक प्रचलित तस्वीर है जिसमें कई लोगों को या कई महापुरुषों या लोगों को उनके पृष्ठभूमि में दिखाया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों कैमरे की आँख से। तो कैमरे की आँख से भारत को कैसे देख सकते हैं। भारत के बारे में यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई बहुत सी सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनमें भारत की नाना प्रकार की तस्वीरें बनाई गई थीं और कुछ चित्र छाया चित्रकार ने भी अपने कैमरे में कैद किए थे।
देखिए यहाँ पर ये जो चित्र है ये 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप के कई छाया चित्रकार यानी फोटोग्राफर भी भारत आने लगे थे। उन्होंने तस्वीरें खींची, स्टूडियो खोले और छाया चित्रकारी की कला को बढ़ावा देने के लिए कई समितियों का गठन किया। इसमें से कुछ रूप चित्रकार थे जो अंग्रेज अफसरों की तस्वीर खींचने लगे थे और इन तस्वीरों में अंग्रेज अफसरों को रोबीले और ताकतवर अंदाज में दिखाया जाता था। और कई चित्रकारों ने टूटी फूटी इमारतों और मनोहारी भूदृश्यों की खोज में देश भर की यात्राएं की। ठीक उसी तरह उन छाया चित्रकारों ने जिनकी चर्चा हमने की है, कई छाया चित्रकार ऐसे थे जो ब्रिटिश सैनिक विजय के दृश्यों को कैमरे में कैद करते थे। इनके अलावा कई फोटोग्राफर थे जो भारत को एक आदिम देश साबित करने के लिए यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को दर्ज कर रहे थे। यहाँ पर देखिए विलियम हार्टसन के नेतृत्व में घुड़सवार रेजिमेंट, जिसने 1857 के विद्रोह को कुचलने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और इस चित्र को आप गौर से देखेंगे तो अंग्रेज अफसर को बीच में प्रभावशाली मुद्रा में दिखाया गया है, जबकि उसके सिपाही उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। एक चित्र है देखिए दोस्तों, सत्ती चौरा घाट कानपुर में सैमुअल बुर्ने द्वारा लिया गया एक फोटो है 1865 का। सैमुअल बुर्ने 1860 के दशक में भारत आए थे और उन्होंने कलकत्ता में बुर्ने एंड शेफर्ड नाम से एक छाया चित्रकारी स्टूडियो की स्थापना की थी। यह कलकत्ता का सबसे प्रसिद्ध स्टूडियो था। और इस फोटो की तुलना कीजिए और यहाँ पर चित्रकार और कैमरामैन दोनों ही खंडहरों की तस्वीरों से आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों बम्बई की एक सड़क पर एक देखिए राष्ट्रवादी जुलूस है, विकार द्वारा लिया गया ये छाया चित्र है। और 19वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय छाया चित्रकार भी भारत की विविध छवियां दिखाने वाली तस्वीरें खींचने लगे थे। उन्होंने राष्ट्रवादी जुलूसों, सभाओं और लोगों के दैनिक जीवन के चित्र खींचे। ये देखिए कितना बढ़िया चित्र विक्टोरिया टर्मिनस बम्बई का दिया गया है। और इस रेलवे का स्टेशन का निर्माण 1878 से 1887 के बीच किया गया था। ये विक्टोरिया टर्मिनस है। दोस्तों नई इमारतें और नई शैलियाँ, तो ब्रिटिश शासन के साथ चित्रकला में बदलाव तो हुआ ही था, वास्तुकला में भी या वास्तु शैलियों में भी बदलाव आया था। नए शहर और नई इमारतों के लिए नई शैलियों को आजमाया गया। देखिए यहाँ पर जो चित्र है ये इसमें मेहराब और लंबाई पर जोर देती संरचनाएं दिखाई गई हैं, जिसको कि गोथिक शैली कहा जाता है। और बम्बई में 19वीं सदी के मध्य में ज़्यादातर इमारतें इसी गोथिक शैली में बनी हैं। और यहाँ पर ये देखिए सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता 1860 के दशक में निर्मित ये जो चित्र दिखाया गया है, ये अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में इस शैली का निर्माण किया। वे यूनान और रोम की शास्त्रीय शैली पर आधारित जो है वास्तुकला निर्माण में बनाए गए थे। और अंग्रेज चाहते थे कि उनकी इमारतें, उनकी सत्ता और वैभव, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को अभिव्यक्त करें। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक दोस्तों, राष्ट्रीय कला की चाह। तो 19वीं सदी के आखिर में कला और राष्ट्रवाद के बीच गहरा संबंध स्थापित हो गया और अब बहुत सारे चित्रकार एक ऐसी शैली विकसित करने लगे थे जिसे आधुनिक और भारतीय दोनों कसौटियों पर कसा जा सके। राष्ट्रीय शैली को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है, आइए देखें। राजा रवि वर्मा की कला। दोस्तों राजा रवि वर्मा उन शुरुआती चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। राजा रवि वर्मा केरल में त्रावणकोर के महाराजाओं के परिवार से थे और उन्हें राजा कहकर ही संबोधित किया जाता था। उन्होंने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला पर महारत हासिल की, परंतु भारतीय पुराणों के चित्र बनाए। उन्होंने रामायण और महाभारत के अनगिनत दृश्यों को किरमिच पर उतारा और बम्बई प्रेसिडेंसी की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पौराणिक कहानियों को जिस तरह मंच पर देखा था उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने नाटकीय दृश्य बनाए। 1880 के दशक से राजा रवि वर्मा के पौराणिक चित्र भारतीय राज्य रजवाड़ों और कला संग्राहकों के बीच जुनून की हद तक लोकप्रिय हो चुके थे। राजाओं ने अपने महलों की दीवारें रवि वर्मा के चित्रों से पाट दी थी। यहाँ पर देखिए कृष्ण संधान राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया एक चित्र है। इस तरह के चित्रों के प्रति गहरे आकर्षण को देखते हुए रवि वर्मा ने एक चित्र निर्माण टोली बनाई और बम्बई के बाहरी छोर पर एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने का फैसला किया और यहाँ उनके धार्मिक चित्रों की रंगीन प्रतियां बड़ी संख्या में बनाई जाने लगीं और अब आम लोग भी उनकी सस्ती तस्वीरें खरीद सकते थे। दोस्तों राष्ट्रीय कला की भिन्न छवियां जो थीं उसमें बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनका कि जीवन काल
1871 से 1951 तक था, इसके इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज किया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका मानना था कि पेंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि जो भारतीय शैली हो उसमें पश्चिम के तत्वों को नहीं अपनाया जाना चाहिए और उसे पूर्वी दुनिया के आध्यात्मिक तत्वों को पकड़ना चाहिए। और इस तरह उन्होंने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक शैली से दूरी बनाई और लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और लघु चित्रों की भारतीय अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों की प्राचीन कला से प्रेरणा लेने लगे। ये लोग एशियाई कला आंदोलन खड़ा करने के लिए उसी दौरान भारत की यात्रा पर आए जापानी कलाकारों से भी प्रभावित थे। दोस्तों, इन सालों में पनपी नई भारतीय शैली के कई चित्रों में हम इन विभिन्न चित्रात्मक तत्वों का मिश्रण देख सकते हैं। जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए एक चित्र में राजपूत लघु चित्रों का प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों, एक सच्ची भारतीय शैली कैसी होनी चाहिए यह तय करने की कोशिशें इससे बाद भी चलती रहीं और 1920 के दशक के बाद कलाकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई जो लोगों को यह कला शैली भावनात्मक दिखाई देती थी, जबकि कुछ का मानना था कि आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का केंद्रीय पहलू नहीं हो सकती। उनका मानना था कि कलाकारों को प्राचीन ग्रंथों की तस्वीरें बनाने की बजाय असली जीवन को देखना चाहिए और प्राचीन कला रूपों की बजाय जीवित लोक कला और जनजातीय डिजाइनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे जैसे यह बहस चलती रही, कला के क्षेत्र में नए आंदोलन उठे और नई नई कला शैलियाँ आती रहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कालिदास को कविता मेघदूत के निर्वासित यक्ष जो है यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें धुंध भरी पृष्ठभूमि में हल्के रंग और किसी गाढ़ी रेखा की अनुपस्थिति साफ देखी जा सकती है और यह शैली जापानी जल रंग भूदृश्यों की तस्वीर में दिखाई गई है। इसके अलावा मेरी माँ अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा ये देखिए बनाया गया चित्रित जल रंग है, जिसमें उन्होंने अपने माँ के चित्र को दिखाया है। और जातु गृह दाह, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पांडवों के वनवास के दौरान लाछा गृह के जलने का चित्र है जो नंदलाल बोस द्वारा चित्रित किया गया था 1912 में। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के विद्यार्थी थे और इसमें लकीरों का लयपूर्ण बहाव, लंबे हाथ और भावपूर्ण मुद्राओं को आप देख सकते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल केवल पुरानी शैलियों का अनुकरण ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने पुरानी शैली में संशोधन किए और उसे अपने ढंग से अपनाया। दोस्तों, इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरह नंदलाल ने अपनी तस्वीर में त्रिआयामी प्रभाव पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल भी किया है और अजंता के चित्रों में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था, इसमें आपने देखा कि किस तरह से कला में बदलाव आ रहा था। अब देखिए अन्यत्र एक जानकारी, काकुजो तथा एशियाई कला आंदोलन। दोस्तों, 1904 में ओकाकुरा काकुजो ने जापान में एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था पूर्व के आदर्श, यानी द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। यह पुस्तक अपनी पहली पंक्ति की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुई। यह पंक्ति थी, एशिया एक है। ओकाकुरा का कहना था कि पश्चिम द्वारा एशिया का अपमान किया गया है और एशियाई राष्ट्रों को पश्चिमी प्रभुत्व का मिलकर विरोध करना चाहिए। ओकाकुरा ने जापानी कला पर शोध किया और एक ऐसे समय में जापानी कला की परंपरागत तकनीक को बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया जो कि पश्चिमी शैली के कारण खतरे में पड़ती जा रही थी। उन्होंने ये परिभाषित करने का प्रयास किया कि आधुनिक कला क्या होती है और परंपराओं को बनाए रखने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। वह पहली जापानी कला अकादमी के प्रधान संपादक भी थे और ओकाकुरा ने शांति निकेतन का दौरा किया था और रविन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर पर गहरा प्रभाव डाला था। यहाँ पर देखिए, इस चित्र में देवदार के पेड़ दिखाए गए हैं। तोहाकू द्वारा यह चित्र 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।